हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सेठ किशनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मदन लाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम नैना था। नैना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। नैना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को नैना के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर मनोहर की तलाश पूरी हुई। मनोहर चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी हैं। सेठ किशनलाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री नैना के लिए मनोहर से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने नैना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं, नैना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दी। लगन मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ किशनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज़्यादा विवाह में धन खर्च कर रहे थे। नैना और मनोहर का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। नैना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी नैना के स्वभाव से प्रसन्न थे। नैना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी नैना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसा बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ किशनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात नैना को एक भाई मिल गया जिससे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खबर खुशी को दुगना करने वाली थी। सेठ किशनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर नैना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छीन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह सेठ किशनलाल की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से नैना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब नैना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में नैना को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते, किंतु नैना के आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ नैना से मिलने और अपने बेटे के छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी नैना के ससुराल पहुंचे। चौधरी सत्येंद्र और मनोहर सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह नैना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और नैना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर नैना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। नैना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। पिता को समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी ये मेरे खुशी के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और मनोहर दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और नैना को डरा धमकाकर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, नैना का ही प्रयोग करना चाहा। मनोहर नैना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। नैना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था।
काफ़ी देर सोच विचार कर नैना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। नैना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती है और उनके गोद में खेलती ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगती है। दूसरा पत्र उनसे अगले जन्म के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की। अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊँगी। तीसरा पत्र अपने पति मनोहर के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रति मूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म वह फिर से उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रख तकिए के नीचे दबा दिए और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह नैना के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ किशनलाल को भी अपनी बेटी की मौत की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी मनोहर सत्येंद्र के घर मौजूद थी। तलाशी और कड़ी पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबल नैना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो मनोहर सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ आ रहा था। चौधरी सत्येंद्र मनोहर के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ भी बताया नहीं था। मुझे शंका है कि पति और ससुर ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। बस क्या था, मनोहर चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र पुलिस ने बरामद किए और उसमें लिखी सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे मनोहर चौधरी सत्येंद्र की सभी यातनाएं उजागर हो गई थी। गांव मोहल्ले सभी नैना के स्वभाव से परिचित थे और मनोहर तथा सत्येंद्र के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी मनोहर सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानून मनोहर और चौधरी सत्येंद्र को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें मनोहर को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोग मानते 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल नैना नहीं आई, अपितु नैना के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक नैना इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी ही नैना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नैना और उसके आस पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज नैना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभियों को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि वह किसी धन कुबेर को उठा कर लाते हैं जो उनके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो न जाने कितनी और बेटियों की जिंदगी तबाह होगी। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।